नाज़रीन, इस वक्त फलस्तीनियों की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि वो सीज फायर करवाने में कामयाब हो गए हैं, इसराइल की बमबारी रुकवाने में कामयाब हो गए हैं और इमदाद अंदर दाखिल करवाने के अंदर कामयाब हुए हैं। और वो फलस्तीनी कैदी जो दहाइयों से इसराइल की जेलों के अंदर हैं और रेजिस्टेंस का सिंबल हैं, 250 ऐसे लाइफ सेंटेंस वाले कैदी जो हैं उनकी रिहाई के अंदर जब वो कामयाब हुए हैं, जिनको किसी सूरत इसराइल रिहा करने के लिए तैयार नहीं था। तो ये फलस्तीनियों की वो अचीवमेंट है और इसराइल बिल्कुल इस डील से जब वो इस मुआहदे से खुश नहीं है। तो अब नाज़रीन अगले मरहले इससे आने हैं। एक मरहला तो ये हो गया, लेकिन अब मामला सिर्फ यहीं पर तो टिके नहीं रह सकते, अब इससे आगे बढ़ना है। इससे अगले मराहल जो है वो आने हैं जो बहुत ज्यादा क्रूशल हैं और पूरी दुनिया के लिए भी टेस्ट हैं और सबसे बढ़कर जो है वो इस रीजन के लिए टेस्ट हैं कि वो इस सीज फायर को जो है वो होल्ड ऑन करें और इसको परमानेंट सीज फायर के अंदर कन्वर्ट करें और इससे आगे बढ़कर वो अब 100 साल के बाद फलस्तीनियों को उनके राइट्स दिलवाएं, फलस्तीनी रियासत की तरह मामले को लेकर जाएं। ये है रीजन का टेस्ट और ये है इंसानियत का और पूरी दुनिया का टेस्ट। क्या वो इसके अंदर जो है वो कामयाब हो सकते हैं, हो पाएंगे? देखिए, इसराइल ने क्या फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने का जो अपना गोल है क्या वो अबैंडन कर दिया है? तो हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि ये गोल अभी तक इजराइल ने अबैंडन नहीं किया है, वो अभी भी फलस्तीनियों को डिस्प्लेस ही करना चाहता है। तो यहां पर इजराइल क्या करेगा कि इस मुआहदे की जो क्लॉजेस हैं उसको अपने मुताबिक जब वो इंटरप्रेट करके एक्सप्लॉइट करके उनको इंप्लीमेंट करने की जब वो कोशिश करेगा। और इजराइल हमेशा से ऐसा करता चला आया है और ओस्लो अकॉर्ड जिसके नतीजे में ऐसा लगता था कि ये अभी आज और कल जब फलस्तीनी रियासत बन जाएगी और गजा के अंदर जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां पर ओपन हुआ, ठीक है, और कतर के अमीर जो है वो उस वक्त गए थे उसकी ओपनिंग के लिए, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब वो गजा के अंदर खुला था तो ऐसा लगता था कि मामला तो बिल्कुल हल हो गए हैं। तो क्या हुआ, 90s के अंदर सिर्फ चंद हजार जो इजरायली सेटलर्स हैं वो वेस्ट बैंक के अंदर मौजूद थे और ओस्लो अकॉर्ड के बाद अब 7.5 लाख इजरायली सेटलर जब वहां पर मौजूद हैं और यही सबसे बड़ी रुकावट है फलस्तीनी रियासत के लिए। तो इस मुआहदे को भी इजराइल इसी तरह से इंप्लीमेंट करने की जब वो अपने अंदाज में यानी उन क्लॉजेस को अपने हक में करने की जब वो कोशिश करेगा, ऑन ग्राउंड वो बुरे तरीके से हारा है और अब वो इस तरीके से अपने गोल्स अचीव करने की कोशिश करेगा। तो इसी दरमियान फिर इजराइल ने क्या किया है कि लेबनान के ऊपर बॉम्बिंग शुरू कर दी है। अब आप देखिए, इस बॉम्बिंग से एक बार फिर ये साबित होता है कि इजराइल कोई अमन नहीं चाहता है। क्या जवाब बनता है अब लेबनान पर बमबारी करने का? वहां पर शहादतें हुई और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके घरों को जब निशाना बनाया गया है, क्या तुक बनती है, क्या जवाब बनता है इस वक्त लेबनान पर बमबारी करने का? तो सिर्फ इजराइल ये चाहता है कि वो मुसलसल बॉम्बिंग करता रहे और रीजन को इस खौफ के अंदर मुब्तला रखे कि इजराइल को रोकने वाला जब वो कोई नहीं है, इसको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है। तो वो मुसलसल लोगों को मारता चला जा रहा है। इधर गजा में अगर बमबारी रुक गई है तो उधर लेबनान में उसने बमबारी तेज कर दिया। लेबनीज प्रेसिडेंट ने कहा है कि खतरा यह है कि अब लेबनान में एस्केलेशन होगी क्योंकि इजराइल को कहीं ना कहीं तो बमबारी करनी है। ये उसने अपना एक जो बेरहम चेहरा जो वो साबित किया है कि वो मुसलसल बॉम्बिंग करना चाहता है अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए। तो अब लेबनान में, शाम में यहां पर एस्केलेशन और ईरान में, इराक के अंदर नया फ्रंट जब वो खुल सकता है। तो आप मुझे बताइए कि इजराइल के इस बिहेवियर के साथ जो कोई मीनिंगफुल नेगोशिएशन नहीं चाहता है, जो हर अमन की अपॉर्चुनिटी को जंग की तरह मोड़ देना चाहता है और कोई मुस्तकिल अमन करने के लिए तैयार नहीं है, रीजन के पास जो वो क्या ऑप्शन बच जाता है? रीजन जब इजराइल को जाकर कन्विंस करेगा तो जो नॉर्मलाइजेशन का सोचकर बैठे हुए थे, नॉर्मलाइजेशन इज अ बैड पाथ, ये अब क्लैरिटी हो गई है। जो भी इस पाथ के ऊपर जाएगा कोई कुछ हासिल नहीं कर सकेगा और ना ही मिडिल ईस्ट ने कुछ जब वो हासिल किया है। तो रीजन को जब अपनी मिलिट्रीज तैयार करनी है फॉर डेटरेंस, ये नहीं कह रहे कि वो अपनी मिलिट्रीज तैयार करके जब वो इजराइल के ऊपर चढ़ दौड़े, नहीं, जब तक ये अपनी मिलिट्रीज तैयार नहीं करेंगे तब तक इजराइल जब वो इसी तरह से दंदनाता फिरेगा। तो टर्क्स जो हैं और जो पर्जियंस हैं वो तो अपनी मिलिट्रीज तैयार करके बैठे हुए और उन्होंने अपने आप को ह्यूमिलिएट नहीं होने दिया। इजराइल ने ईरान को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने जब मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ये तो अरब्स हैं जिन्होंने अब फैसला करना है कि वो आगे से इजराइल को क्या जवाब देंगे। और जो नॉर्मलाइजेशन है वो तो बिल्कुल एक फेल्ड पाथ है। पीस थ्रू सरेंडर जो है वो बिल्कुल हासिल नहीं हो सकता है। अगर नॉर्मलाइजेशन करनी भी है तो उसके लिए भी आपके पास एक बड़ी ताकत होनी चाहिए इजराइल को डिटर करने के लिए और अपनी कंडीशंस के ऊपर, और उसमें फलस्तीनी राइट्स को कंडीशन करते हुए जो है वो ये नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए अगर को करने के लिए तैयार है। ये जिस तरह इन्होंने पहले की है। और
हैरिस का एक आर्टिकल हमने आपके सामने रखा था जिसमें हैरिस ने कहा कि ये जो इन्होंने पीस एग्रीमेंट्स अरब्स ने इजराइल के साथ किए हैं, इसने असल में इजराइल को फ्री हैंड दिया कि वो जो मर्जी फलस्तीनियों के साथ कर ले, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि माजी में क्या था कि ये एग्रीमेंट जो है वो फलस्तीनी राइट्स के साथ, फलस्तीनी रियासत के साथ कंडीशन थे। जब इनको अनकंडीशन कर दिया गया तो इजराइल ने समझा कि अब उनको कौन रोकेगा। तो जो मामलात यहां तक पहुंचे हैं उसके पीछे वो पीस एग्रीमेंट्स है। सुनने में कैसा अजीब लगता है, लेकिन ये हैरिस की रिपोर्ट है। तो इजराइल जो है वो बमबारी कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है और मीनिंगफुल पीस ना होने का ब्लेम भी फलस्तीनियों के ऊपर लगा रहा है, रीजन के ऊपर लगा रहा है, यानी कि विक्टिम कार्ड भी खेल रहा है। तो इससे निपटना है रीजन ने, और फलस्तीनी तो ज़ाहिर बरह रास्त उसके साथ भिड़ी रहे हैं। और आलमी सतह के ऊपर एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। नॉर्थ कोरिया ने पहली बार अपना वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो उसका मुजाहरा कर दिया है, जो यूएस मेन लैंड को हिट कर सकता है। ये दुनिया में एक बड़ी यानी एक भूचाल आया हुआ है। ये दुनिया का तीसरा मुल्क बन गया है नॉर्थ कोरिया, जो यूएस मेन लैंड को हिट कर सकता है। रशिया और चाइना के बाद ये थर्ड कंट्री बन गया है। कुछ घंटे पहले जब वो नॉर्थ कोरिया की बहुत बड़ी परेड हुई है तो उसमें पहली बार वो बैलिस्टिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो उसका मुजाहरा किया गया है। तो एक आलमी सतह के ऊपर काफी ज्यादा भूचाल आया हुआ है। और जो नोबेल पीस प्राइज ट्रंप को नहीं दिया गया, उस पर ट्रंप ने काफी गुस्से का इजहार किया है और कहा है कि ये सही फैसला नहीं हुआ ये वो करके। लेकिन जिसको दिया गया है अब उस पर भी नाज़रीन सवालात उठ गए। ये तो ठीक है कि नोबेल पीस प्राइज कमेटी ने ट्रंप के प्रेशर और सारी दबाव के बावजूद एक बहुत बहादुराना फैसला किया, मगर ना ये तो बिल्कुल एक मजाक होता अगर ट्रंप को ये दे दिया जाता। तो लेकिन जिस शख्सियत को दिया गया है अब उसके ऊपर भी सवालात उठ गए हैं, क्योंकि वो मडोरो की गवर्नमेंट को गिराने की इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है, बैक्ड बाय अमेरिका। और वो ये भी बयान माजी में दे चुकी है कि नेतन्याहू को उसने कहा, 2024 का उसका बयान है कि वो आकर मडोरो की गवर्नमेंट गिराने में, यानी वो वहां पर गजा में बमिंग कर रहा था, और नेतन्याहू को इसने कहा कि ये आकर मडोरो की गवर्नमेंट गिराए और अमेरिका की सपोर्ट की वो उम्मीदवार हैं, ठीक है ना। तो उनके ऊपर भी सवाल उठ गए हैं कि ये यानी वहां पर एक कब करने की कोशिश जो है वो की जा रही है मडोरो की गवर्नमेंट गिराने के लिए। तो ये भी काफी चीजें जो है सामने आ रही हैं। यानी ये नोबेल पीस प्राइज है वो गजा के डॉक्टर्स को भी दिया जा सकता था। इवन जो बर्तानिया से लोग गए हैं, यूरोप से गए हैं, अमेरिका से गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से गए हैं, बड़े बहादुर डॉक्टर्स वहां पर गए हैं, नर्सेज गई हैं, बहुत सारे और जो एड वर्कर्स वहां पर गए हैं, यूएन वर्कर्स हैं और जो शहीद हुए हैं, ये नोबेल पीस प्राइज उनके नाम भी जो है वो किया जा सकता था। ग्रेटा थनबर्ग के नाम भी ये किया जा सकता था। ये सवालात अब दुनिया के मीडिया के ऊपर जब उठ रहे हैं और जनरेशन जी जब इसको उठा रही है। बहरहाल अब नाज़रीन बात यह है कि इंटरनेशनल फोर्सेस, अब अगले मरहले हम मजीद डिस्कस करते हैं। तो इंटरनेशनल फोर्सेस ने गजा में दाखिल होना है, ये बात अब कल से चल रही है। लेकिन हमास ने भी स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि हम किसी इंटरनेशनल फोर्सेस को इस तरह से कबूल नहीं करेंगे। हमास और तमाम जो फलस्तीनी फैक्शंस हैं उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि हम रिजेक्ट करते हैं एनी फॉरेन गार्डियनशिप, एनी डिसीजन जो गजा की गवर्नेंस के ऊपर होगा, ये इंटरनल फलस्तीनी मैटर है और बाहर से हम किसी की ये जो धौंस और धमकियां ये कबूल नहीं करते। और किसी इस किस्म की इंटरनेशनल फोर्स जिसमें अमेरिका हो इधर उधर, तो हम उसको जब कबूल नहीं करते। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि हमास ने जब उसको रिजेक्ट कर दिया, तो यानी जो वो मंसूबे बना रहे हैं गजा पर कॉलोनियल रूल इंपोज करने के, तो उसको हमास ने वाज़ेह तौर पर रिजेक्ट किया है। तो आगे मामलात अब काफी क्रूशल हैं जो इजराइल इस तरह के बार बार मंसूबे जब लेकर आएगा। अब देखिए ट्रंप की जानिब से क्या अनाउंसमेंट सामने आई है। ट्रंप ने कहा है कि वो इजराइल और मिस्र का दौरा करेगा। ये कैदियों की रिहाई के साथ जो है मंडे को, गालबन संडे को भी हो सकता है, संडे इवनिंग को या फिर मंडे को ट्रंप जो वो दौरा करने जा रहा है। ट्रंप ने ये अनाउंस कर दिया है और देयर इज कंसेंसस रिगार्डिंग द नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ गाजा। अब ये पता नहीं कौन सा कंसेंसस है जो ट्रंप कह रहा है कि सब इस पर मुत्तफिक हैं, हमास तो उसको रिजेक्ट कर रही है। तो ये जो अब नेक्स्ट स्टेजेस हैं यही सबसे बड़ा इम्तिहान है। इसी दरमियान ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब किया है गजा, पोस्ट गजा के ऊपर जो है ना। एक तो यहां पर पेरिस में इजलास हुआ अरब और यूरोपियन वज़रा खारजा का, उसके बाद अब वो सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास तलब कर रहे हैं और पोस्ट गजा उसमें डिस्कस किया जाएगा। और इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त प्रेशर पुट कर रहा है कि उनको गजा के अंदर जो है वो अलाउ किया जाए। फॉरेन प्रेस एसोसिएशन रीट्रीट्स कॉल फॉर मीडिया एक्सेस टू गाजा। ये बहुत जरूरी है कि इंटरनेशनल मीडिया वहां पर जाए और इजराइल किसी सूरत उनको जाने नहीं देगा, क्योंकि इजराइल डरता है कि जो स्टोरीज वहां से सामने आएंगी। असल बात तो यही है कि इजराइल का जो नैरेटिव एक्सपोज हुआ है वेस्ट के अंदर, देखिए जो एक माजी की दुनिया थी ना, 60s की, 70s की, 80s की, 90s की और अभी इस सदी के दरमियान भी जो कन्वेंशनल मीडिया था वो टोटल इजराइल के कंट्रोल में था, यूरोप का और अमेरिका का। ये जब से मॉडर्न मीडिया आया है इसने इजरायली नैरेटिव्स को वहां पर पूरी तरह से एक्सपोज किया है। उस वक्त इजराइल के लिए बड़ा आसान था उस मीडिया को कंट्रोल करना। फिर बहुत सारी ऐसी हॉलीवुड की फिल्में बनाई गई
जिसमें दिखाया गया कि इजरायली तो कितने मासूम हैं, कितने कमज़ोर हैं, और वो बस अमन चाहते हैं, वो बस वहाँ पर रहना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगियाँ बस वहाँ पर गुजारना चाहते हैं। फ़लस्तीनी दहशतगर्द हैं और जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं वो बस इनको ख़त्म कर देना चाहते हैं, बहुत बुरे लोग हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर एक टर्म मशहूर थी कि ये वहाँ का एक ओएसिस है, नखलिस्तान है, यानी सहरा के दरमियान छोटा सा बाग है इजराइल, जहाँ इर्द गिर्द इंतहाई बुरे लोग हैं, दरमियान में ये बड़े अच्छे थोड़े से लोग जब वहाँ पर गए हैं। तो एक्सोडस एक 1960 में गालबन या 59 या 60 में ये फिल्म आई थी हॉलीवुड की, और इसका बहुत बड़ा, यानी इसका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था उस दौर के अंदर, जिस तरह से इजराइलियों को दिखाया गया और जिस तरह से फ़लस्तीनियों को दिखाया गया। तो ऐसे मीन्स नहीं थे कि रियलिटी को एक्सेस किया जा सके। तो देखिए, वो जो वेस्ट की जनरेशन है वो फिल्में देखकर, वो उस वक्त का वो नैरेटिव देखकर वो बड़ी हुई है। तो उनके जहन में यही था कि भाई इजरायली जब वो बहुत अच्छे लोग हैं और फ़लस्तीनी बहुत बुरे लोग हैं, तो इसलिए इजराइल को बड़ी आसानी रही अपना नैरेटिव वहाँ पर बढ़ाने में और जंगें छेड़ने में और जुल्म जारी रखने में। लेकिन अब आकर इजराइल को असल चैलेंज हुआ है, वो अब हुआ है कि वो इजराइल का क्याम भी वहाँ पर रिजेक्ट हो गया है, उसकी असलियत भी वहाँ पर सामने आई है। इसलिए आप देखें ना, ट्रंप जो बार बार कहता है कि 3000 साल का मैं मसला हल करवाने जा रहा हूं, उसके पीछे एक तो अपनी बढ़ाई बयान करना है कि 3000 साल में कोई भी ऐसा दुनिया का बादशाह नहीं आया जो इसका मसला हल करवा सके, 3000 साल बाद मैं आया हूं, एक तो बढ़ाई बयान करना। दूसरा, इस लैंड के ऊपर इनका जो सिर्फ और सिर्फ कॉलोनी है, जो सेटलर्स हैं, इनका एक रिलीजियस हक जो है वो वहां पर साबित करने की जो वो कोशिश करना है। तो ये यानी कि इंटरनेशनल मीडिया का वहां पर जाना ये बहुत जरूरी है। और फ़लस्तीनियों ने सीज फायर भी इसलिए किया है कि दुनिया अंदर दाखिल हो, इंटरनेशनल मीडिया अंदर दाखिल हो। उससे देखिए, ये जो सीज फायर हुआ है उसके पीछे वो नैरेटिव का एक्सपोज होना है, जिसके नतीजे में लोग निकले और फिर गवर्नमेंट्स के ऊपर दबाव आया। तो इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि गजा के हकाक जो वो दुनिया के सामने आए। अब आप जरा देखिए, इजराइल ने कितनी ज्यादा फ़लस्तीनियों की जो बॉडीज हैं वो होल्ड करके रखी हुई हैं, अपने कब्जे में रखी हुई हैं, सैकड़ों की तादाद के अंदर, जिसमें बच्चों की बॉडीज भी हैं और उनको खुफिया कब्रिस्तानों के अंदर दफनाया हुआ है। इजराइल विद होल्डिंग 735 पैलेस्टीनियन बॉडीज इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। 735 फ़लस्तीनियों की बॉडीज हैं, बच्चों समेत, जो इन्होंने होल्ड करके रखी हुई हैं और खुफिया कब्रिस्तानों में उनको दफनाया हुआ है। और कैसे वहां पर नंबरिंग लगाई हुई है, यानी हर कब्र के ऊपर, और वैसे उस तरह से कब्र भी नहीं है जैसे एक प्रॉपर कब्र बनाई जाती है, वैसे उनको दफनाया हुआ है, उन बॉडीज को, और उनके ऊपर जब वो नंबर्स लगाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर्स करके जब वो लगाए हुए हैं। तो 735 बॉडीज है। और दूसरी बात आप देखिए, कल से गजा के अंदर जो फ़लस्तीनी मलबे तले दबे हुए हैं उनकी बॉडीज की रिकवरी शुरू हुई है। तो सिर्फ 24 घंटों से भी कम टाइम के अंदर 155 बॉडीज वो मलबे तले से जो रिकवर की गई हैं। डजन्स ऑफ बॉडीज अराइव एट गाजा हॉस्पिटल्स एज रेस्क्यू क्रू सर्च रबल। 155 बॉडीज जो हैं वो रिकवर की गई हैं, ये हॉस्पिटल्स को जो है वो आगे डिलीवर की गई हैं ताकि वो रिकॉर्ड के अंदर जो वो शामिल कर ली जाए। और इसमें 43 बॉडीज जो अल शिफा ट्रांसफर की गई, 60 जो है वो अल अहले अरब हॉस्पिटल में लाई गई, फिर अल औदा हॉस्पिटल के अंदर, फिर नुसीरत के अंदर 16, फिर अलक्सा मटार के अंदर 32, फिर नसीर हॉस्पिटल, यानी अक्रॉस द गजा, पूरे गजा में बॉडीज अब अस्पतालों में आना। यानी अब आप जरा फ़लस्तीनियों के दुख का जरा आप अंदाजा करें कि बमबारी रुक गई है लेकिन बॉडीज जो है वो अस्पतालों में आ रही हैं। तो आप सिर्फ अंदाजा करें 24 घंटों में 24 घंटों से भी कम में 155 बॉडीज। तो अगर ये प्रोसेस, इसका मतलब कितने लोग जो हैं, ये तादाद खुदा न खास्ता हजारों की तादाद में हो सकती है जो मलबे तले लोग दबे हुए हैं, तो फिर क्या होगा। और खुद इजरायली आर्मी चीफ ये कह चुका है कि 2 लाख के करीब कैजुअलिटीज उसने की हैं। ये फॉर्मर इजरायली आर्मी चीफ जब कह चुका है कि इजराइल ने इतनी कैजुअलिटीज की हैं, तो बहुत खौफनाक हद तक ये तादाद हो सकती है जो लोग मलबे तले दबे हुए हैं। तो उधर उन्होंने बॉडीज रखी हुई हैं, इधर फ़लस्तीनियों की बॉडीज पता नहीं कब से मलबे तले जब दबी हुई। तो बहुत बड़ा इंसानियत का अलमिया है जो यहाँ पर हमारी आंखों के सामने जिसने जन्म लिया, होता रहा और हम उसको रोक नहीं सके। और अभी इजराइल फिर ऐसा जुल्म करने की तैयारी पकड़ रहा है। तो इजराइल ने इस रीजन के अंदर जो वायलेंस का बीज बोया है, नज़ीर, इस रीजन में कब मोहब्बत के फूल और कब अमन के फूल जो वो खिलेंगे, मुझे तो लगता है कि जितने मजालिम किए गए हैं, आने वाली सदियां भी इस सदमे से और इस वायलेंस से जो पता नहीं निकल सकेंगी या नहीं। अब जरा एनालिसिस देखिए कि अगर परमानेंट सीज फायर होगा तो किस वजह से होगा। इफ द यूएस वांट्स द वॉर टू एंड, इट विल एंड। हमने 2 साल में देखा है कि सारी लेवरेज जंग रुकवाने की वो अमेरिका के पास है। अभी उसने चाहा तो जंग रुक गई, तो आगे भी अगर वो चाहेगा तो जंग रुकेगी। इजराइल तो फिर क्या चाहता है वो तो सामने। असल बात यह है कि अमेरिका क्या चाहता है। क्या अमेरिका ने यह फैसला कर लिया है कि क्या ट्रंप ने इस बात के ऊपर उसने फैसला कर लिया कि अब उसने रुकवाना है या उसने आर्जी तौर पर रुकवाई है।
तो देखिए, अमेरिका को प्रेशराइज करने के लिए बहुत जरूरी है कि रीजन एक यूनाइटेड वॉइस के साथ जाए, दुनिया में जो मुजाहरे हो रहे हैं वो मजीद बढ़ें। तो ये जो पब्लिक प्रेशर है और जो रीजन का प्रेशर है, ये अहम किरदार अदा करेगा। और फिर जो दुनिया में जो एम्पायर्स की लड़ाई हो रही है, जो राइज ऑफ चाइना है, अभी बहुत सारे और मामलात आ रहे हैं, तो अमेरिका के अंदर ये दबाव है कि हमारा फोकस चाइना के ऊपर होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, मागा बेस का बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये चीजें असरअंदाज होंगी ट्रंप पर, जो असरअंदाज होगा आगे मुकम्मल जंगबंदी पर। अल जजीरा की एक और रिपोर्ट देखिए कि गन्स में फॉल साइलेंट इन गाजा बट साइलेंस इज नॉट पीस, ओनली द एंड ऑफ ऑक्यूपेशन। बमबारी का रुक जाना मुकम्मल पीस तो नहीं है, असल पीस तब होगा कि जब मुकम्मल तौर पर ऑक्यूपेशन का खात्मा किया जाता है। नेतन्याहू ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और इसराइल जो है वो इन टर्म्स को अपनी फेवर में शेप करने की जब वो कोशिश कर रहा है। और इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम कंट्रीज सच एज कतर, टर्की, इजिप्ट, ये बहुत क्रूशल है कि वो फलस्तीनियों के हक में इसको आगे इंप्लीमेंट करवाएं, और जिस तरह से मुआहिदा हुआ है उस तरह से इंप्लीमेंट करवाएं। ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है फलस्तीनी रेजिस्टेंस की तमाम फैक्शंस की, और उन्होंने ईरान, इराक, शाम और लेबनान का जब वो शुक्रिया अदा किया है कि जिस तरह से वो फलस्तीन के साथ खड़े रहे। ईरान से एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि IRGC के कमांडर को शहीद किया गया है, लेकिन IRGC ने इसकी तरदीद कर दी है। फारस न्यूज एजेंसी बता रही है कि डिनाई किया जा रहा है असैसिनेशन ऑफ द कमांडर ऑफ द IRGC कुदस फोर्स जनरल इस्माइल कानी। बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं जो ईरान से बाहर सारे ऑपरेशन को, रेजिस्टेंस को देखते हैं, तो इनके असैसिनेशन की खबर को डिनाई कर दिया गया है। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो 1 मर्टायर एंड 5 इंजर्ड इन न्यू इजरायली रेड्स इन सदर्न लेबनान। बहुत ज्यादा वहां पर इन्होंने बमबारी की है, और प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं येट अगेन सदर्न लेबनान जो है वो अंडर फायर है, और इजराइल सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रहा है विदाउट जस्टिफिकेशन और इवन एक्सक्यूजेस। तो रीजन जो है वो बार बार इजराइल और अमेरिका के हाथों धोखा खाता है। अब लेबनान ने जब अमेरिका के प्रेशर में आकर सारा जो हिजबुल्लाह के खिलाफ फ्रंट खोल रखा है, तो जब यही लेबनीज गवर्नमेंट अमेरिका को कहती है कि इजराइल की बमबारी रुकवाई जाए, तो अमेरिका वही कहता है जो बरतानिया उस वक्त कहा करता था जब फलस्तीनी उसके बाद शिकार लेकर जाते थे कि इजराइल उनके ऊपर जुल्म कर रहा है, तो बरतानिया कहता था कि तुम जानो और इजराइल जाने। तो अब अमेरिका भी लेबनीज को कहता है तुम जानो और इजराइल जाने। यानी उन्होंने इजराइल को वो वेपन्स दिए हुए हैं जो सुपीरियर हैं, जिनका सामना नहीं किया जा सकता, फिर उनको मुकम्मल डिप्लोमेटिक शील्ड देते हैं, फिर उनको इकोनॉमिक सपोर्ट देते हैं, फिर उनके लिए बार बार वीटो करते हैं, और बाद में जब उनके पास कहा जाता है तो कहते हैं इजराइल जाने और तुम जानो। हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर अगर लेना देना नहीं है तो फिर अमेरिका क्यों प्रेशर पुट कर रहा है हिजबुल्लाह को डिसार्म करने के लिए? तो असल में ये सारी अमेरिका की चालाकियां भी तब तक नहीं चल सकती जब तक रीजनल कंट्रीज अमेरिका का साथ ना दे। तो यमन के मामले में इन्होंने कोई अमेरिका का साथ उस तरह से नहीं दिया, यमन का भी नहीं दिया, यमन के लिए भी एक इन्होंने कंडेमनेशन जारी नहीं की, लेकिन यमन के खिलाफ भी ये एक स्टेटमेंट नहीं दिया। तो ये रीजन के लोगों को अपनी डायरेक्शन जब दुरुस्त करनी है, क्योंकि जो भी अमेरिका यहां पर प्रोजेक्ट लेकर आता है वो अमेरिका ला ही नहीं सकता है जब तक इस रीजन के मुल्क उसके साथ खड़े ना हो। तो अब लेबनान के ऊपर बमबारी आगे मजीद इसका खतरा है, तो क्या करेंगे? लेबनान क्या करेगा? और रीजन में हिजबुल्लाह डिसार्म हो जाए तो फिर सीरिया में क्या मसला है? सीरिया में तो हिजबुल्लाह नहीं है, वहां पर क्या मसला है? तो ये इतनी फुलिश पॉलिसी है रीजन की कि जो इजराइल के जवाब को तस्लीम कर लेते हैं कि हाँ हाँ वहां पर हिजबुल्लाह है तो इजराइल की बात तो ठीक है। तो ये इतनी फुलिश पॉलिसी है। कतर में क्या था? वैसे कतर में जो अटैक हुआ उसमें क्या था? और अब जो मुसाद ने टर्की में ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं, वहां पर क्या है? टर्की क्या कर रहा है? तो अगेन टर्की और फारस तो अपनी तैयारी करके बैठे हुए हैं, वो ह्यूमिलिएट नहीं होंगे। अब असल बात यह है कि अरब्स वो क्या करते हैं? नॉर्थ कोरिया शोज न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल एट ग्रैंड मिलिट्री परेड, मोस्ट पावरफुल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मुजाहरा किया है, और ये न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक वेपन इसको करार दिया जा रहा है, और ये यूएस मेन लैंड तक भी जा सकता है। इससे खलबली मच गई। देखें, दुनिया का तीसरा मुल्क बन गया नॉर्थ कोरिया जो यूएस मेन लैंड तक जा सकता है। और देखिए ये तीसरा मुल्क है जो न्यूक्लियर भी है, यानी न्यूक्लियर भी तो है ना नॉर्थ कोरिया। तो ये तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम बन गया। और देखिए ये भी अमेरिका की पॉलिसीज हैं। अमेरिका ने मुसलसल नॉर्थ कोरिया के साथ वही किया जो इस वक्त वो ईरान के साथ कर रहा है। कोई मीनिंगफुल मुज़ाकरात नॉर्थ कोरिया के साथ नहीं किए। अल्टीमेटली क्या हुआ? नॉर्थ कोरिया ने बिल्कुल, उन्होंने कहा हम देख लेंगे, फिर वो निकल गए एनपीटी से। 2006 में उन्होंने धमाके कर दिए, और आज देखिए कि नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से सामने खड़ा है, उस पर सैंक्शंस भी हैं, फिर भी वो आगे से आगे बढ़ रहा है। तो बाकी मुल्कों को भी नॉर्थ कोरिया से सीखना चाहिए, और जो कुछ अमेरिका ईरान के साथ कर रहा है ईरान भी फिर यही करेगा। और फिर आप देखिए कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो वहां पर जा रहे हैं, और दिमित्री मेदवेदेव जा रहे हैं, और जो वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ हैं वो नॉर्थ कोरिया जा रहे हैं। देखिए वियतनाम कम्युनिस्ट बैकग्राउंड, और चाइना रशिया तो है ही है, और वो जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया। यानी ये कितनी बड़ी, वियतनाम, चाइना और रशिया, ये सारे वहां पर जमा हो रहे हैं, और उससे पहले वो ये मुजाहरा कर रहे हैं। और इससे 3-4 दिन कबल एक वॉरशिप का भी जो है वो इफ्तिताह उन्होंने किया है। और न्यूली कमीशन्ड नेवल डिस्ट्रॉयर
रोल इन डिफेंडिंग नेशनल सोवरेनिटी, अ न्यू फेज इन नॉर्थ कोरिया लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी। ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, तो लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। देखिए ना कितनी बड़ी डेटरेंस है वो नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका के खिलाफ हासिल कर ली है। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।